जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूं और ये प्रश्न है मध्यकालीन भारत के इतिहास से और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो प्रश्न मैंने आज की क्लास में लिया है वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में बाजार नियंत्रण की विशेषताओं का वर्णन करें। तो क्या विशेषता रही इसकी, चलिए सबसे पहले तो हम भूमिका के बारे में जानेंगे और फिर इसके मुख्य भाग पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो भूमिका में जो मैंने लिखा है तो इसमें मैंने अलाउद्दीन खिलजी के शासन के बारे में थोड़ी जानकारी दी है, कैसे इन्होंने अपनी सेना, बड़ी सेना रखी थी, क्यों रखी गई थी इतनी बड़ी सेना और उस पर किस तरीके से व्यय किया जाता था, ये सारा चीज़, और बाजार पे उस समय में किस तरीके से नियंत्रण था, थोड़ी बहुत चीज़ें जो आर्थिक सुधार के पहले की चीज़ें थी। तो चलिए सबसे पहले भूमिका को जानते हैं। तो अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह आजीवन आक्रमण की नीति को अपना करके खिलजी साम्राज्य के विस्तार में संलग्न रहा था। वो अपने पूरे जीवन साम्राज्य का विस्तार किया और इसमें आक्रमण की नीति उसने अपनाई थी। उसके शासनकाल में उत्तर पश्चिम का जो सीमा क्षेत्र था वहां पर मंगोलों ने भी कई बार आक्रमण किए थे और राज्य के अंदर भी कई तरह से हमेशा विद्रोह हो रहा था। तो इसको दमन करने के लिए और बाहरी संकट का सामना करने के लिए अब अलाउद्दीन खिलजी को ज़रूरत क्या हो गई थी, तो एक विशाल सेना को संगठित और सुसज्जित रखना इसके लिए अनिवार्य हो गया था कि एक बड़ी सेना रखी जाए, एक सुसंगठित सेना रखी जाए, ये बहुत ज़रूरी हो गया था। तो अलाउद्दीन की सेना के कई अंग थे, अलग अलग बहुत सारे भाग थे इनके सेना के और उन पर व्यय भी बहुत ज़्यादा होता था इन सभी अंग पर, मतलब सेनाओं के। अलाउद्दीन का शासन खूनी युद्धों से परिपूर्ण था। मध्यकाल में यातायात के साधन अविकसित थे। मान लीजिए किसी एक जगह से दूसरे जगह पर अगर युद्ध करना है, युद्ध आक्रमण करना है या कोई अभियान चलानी है, तो ऐसे में सही तरीके से यातायात न होने के कारण बहुत ज़्यादा व्यय होता था। युद्ध में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, मतलब युद्ध जो भी इनके काल में हुए तो जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया। और जो भी व्यापारी वर्ग थे उन्होंने क्या किया कि वस्तुओं की पूर्ति के अभाव में, चूंकि उनके पास उतनी वस्तुएं नहीं थी जितनी डिमांड थी, अब इसमें उन्होंने क्या किया कि मूल्य में वृद्धि करना शुरू कर दिया और इसका अनुचित लाभ भी वो उठाने लगे थे व्यापारी वर्ग। और इससे क्या हो गया कि बढ़ती हुई कीमत की स्थिति से कम वेतन पाने वाले जो सैनिक पदाधिकारी थे उनका जीवन निर्वाह कठिन हो जाता और उनमें असंतोष की भावना बढ़ती जा रही थी। अब सुल्तान जो थे, सुल्तान ने इस समस्या का निदान गंभीरता पूर्वक सोच समझकर किया था। ये जो प्रॉब्लम्स थी उसका निदान उन्होंने गंभीरता पूर्वक सोच समझकर किया। उसने व्यापारियों को बुला करके वस्तुओं का मूल्य को निर्धारित कर दिया। जो व्यापारी थे उनको बुलाया और वस्तुओं के मूल्य को उन्होंने निर्धारण किया और अनाज भंडार में दूसरे स्थान से अनाज खरीद करके जमा करने का आदेश निकाला। 14वीं सदी में मूल्य नियंत्रण कर वृद्धि या फिर कर की वृद्धि, मूल्य नियंत्रण, कर की वृद्धि या राशनिंग की व्यवस्था करना सुल्तान की दूरदर्शिता का परिचायक था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने मूल्य का नियंत्रण किया, कर की वृद्धि की और राशनिंग की व्यवस्था की और ये सुल्तान की दूरदर्शिता का परिचायक हुआ। अब बाजार नियंत्रण की क्या क्या विशेषता थी तो इसको थोड़ा सा हम लोग एक नज़र में यहाँ देखते हैं। बाजार नियंत्रण की विशेषता, जीवन उपयोगी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, जो बहुत ज़्यादा आवश्यकता जिन वस्तुओं की पड़ती थी उसका मूल्य का निर्धारण, आधुनिक ढंग के अधिकारी, अनाज भंडारों का निर्माण, नियमों की अवहेलना करने पर कठोर सजा, कालाबाजारी की समस्या खत्म। तो ये सारी चीज़ें थी। चलिए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। बाजार नियंत्रण की विशेषता के बारे में क्या इसकी विशेषता थी, तो अलाउद्दीन ने सबसे पहले अनाज, वस्त्र और जीवन उपयोगी अन्य वस्तुओं का मूल्य को निर्धारित किया। सबसे पहला उनका यही काम था। फिर बाजार दर की तुलना में राज्य के द्वारा निर्धारित मूल्य कम था। वस्तुओं का मूल्य कम करना उतनी मुख्य बात नहीं थी जितनी कि बाजार मूल्य को नियत करना था। मतलब वस्तुओं की कीमत को कम कर देना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि बाजार के मूल्य को ही नियत कर देना था। वस्तुतः 14वीं सदी में बाजार के मूल्य पर नियंत्रण की व्यवस्था करके सुल्तान ने एक आश्चर्यजनक काम किया था। वस्तुओं की पूर्ति, मंडियाँ, राशन और नियम का पालन करवाने के लिए जो भी बाजार नियंत्रण के लिए जो भी कदम उठाए गए
तो ये कदम उठाना ही सिर्फ एक मुख्य बात नहीं था। इसका पालन किस तरीके से हो रहा है, इसकी जांच करने के लिए क्या हुआ कि कई अधिकारियों की नियुक्ति आधुनिक ढंग से की गई थी। सरकार के द्वारा सभी वस्तुओं की सूचियां तैयार की गई। सरकार ने क्या किया, जितनी भी वस्तुएं उनकी सूचियां तैयार की और प्रत्येक वस्तुओं की बिक्री और खरीद की दर को निर्धारित कर दिया गया। अब जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि 1 मन गेहूं का मूल्य 7.5 जीतल, जौ का 4 जीतल निर्धारित किया गया, चना जो था उसको 5 जीतल, चावल 5 जीतल, दाल 5 जीतल, मोठ 3 जीतल। इस प्रकार से अन्य उपयोगी वस्तुओं की बिक्री दर निश्चित कर दी गई थी। जितने भी उपयोगी वस्तुएं हैं उसकी बिक्री दर को निश्चित कर दिया गया था। फल, सब्जी, सुई, धागा, मिठाई, मांस, मछली, रंग, कपड़ा, कंघा, चप्पल, जूते, कुर्ता, टोपी, जानवर, दास दासियां, इन सब की बिक्री दर निश्चित कर दी गई थी। प्रत्येक वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार था, मतलब हर वस्तु के लिए अलग अलग बाजार था। और सुल्तान ने मंडियों की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मंडियों की स्थापना की। और सरकारी अनाज भंडार भी खोल रखा था। अनाज के भंडार जो थे सरकारी, वहां से व्यापारी और आम जनता दोनों ही खाद्य सामग्रियों को खरीद सकते थे। मंडियां 2 तरह की होती थी, 2 तरह के व्यापारियों के द्वारा चलाई जाती थी मंडियां। कैसे, एक तो था वैसे व्यापारी जिनके पास अस्थायी दुकान थी, दूसरा था कि वैसे व्यापारी जो भ्रमणशील थे, एक जगह से दूसरे जगह घूम करके व्यापार करते थे। तो यहाँ मंडियाँ 2 तरह के व्यापारियों के द्वारा चलाई जाती थी। प्रथम श्रेणी में वे व्यापारी थे जिनकी दिल्ली में अस्थायी दुकान थी और वे वितरण का काम करते थे। और दूसरी श्रेणी में भ्रमणशील व्यापारी थे जो बाहर से अनाज खरीद करके दिल्ली के दुकानदारों या जनता के बीच में बेचते थे। बाजार नियंत्रण की व्यवस्था के पहले व्यापारी जो थे वो मनमाने ढंग से लाभ कमाते थे और अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं का मूल्य को क्या करते थे, घटाते थे, बढ़ाते रहते थे। लेकिन बाजार नियंत्रण की व्यवस्था जैसे ही हुई तो बाजार नियंत्रण की व्यवस्था करने के बाद निर्धारित मूल्य पर, जो मूल्य निर्धारित किया गया था, उस पर वस्तुओं की बिक्री करने से व्यापारियों ने सीमांत लाभ प्राप्त होने लगा था और व्यापारियों को पंजीकृत किया जाता था, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता था। और सरकार के द्वारा अधिकृत व्यापारियों के हाथ ही, जो सरकार जिन व्यापारियों को अधिकृत करती थी उनके हाथ ही किसानों को अनाज बेचना पड़ता था। अब सभी वस्तुओं की मूल्य सूची प्रसारित कर दी जाती थी और मूल्य में किसी प्रकार का हेर फेर करने का अधिकार व्यापारियों को नहीं था। तो व्यापारियों को ये अधिकार नहीं था कि वो मूल्य में किसी भी प्रकार का वो हेर फेर कर सके। नाप तौल पर भी सरकार की निगरानी रहती थी। नियम की अवहेलना करने वाले को कठोर सजा दी जाती थी। जो अगर कोई नियम का अवहेलना करे तो उसको क्या सजा दिया जाता, तो कठोर सजा दिया जाता था। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए, कम तोलने पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर कम होगा। अगर मान लीजिए कोई व्यापारी कम तोल रहा है तो कम तोलने पर व्यापारी के शरीर का उतना अंश मांस काट लिया जाता था। जितना अगर वो कम तोलेगा उतना अंश मांस उसके शरीर से काट लिया जाएगा। धनी और संभ्रांत मुल्तानी व्यापारियों को अधिक मात्रा में सामान खरीदने के लिए राजकोष से अग्रिम राशि दी जाती थी। मूल्यवान वस्तुओं को खरीदने के लिए अमीरों और सरदारों को दीवान से अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर कोई बहुत मूल्यवान सामान खरीदना है तो अमीरों और सरदारों को अगर सामान खरीदनी है तो दीवान जो थे उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी। व्यापारी कोई भी वस्तु सस्ती दर पर खरीद करके उसकी बिक्री अधिक मूल्य पर नहीं कर सकते थे। ये सभी विशेषता थे। कालाबाजारी को समाप्त कर दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, इसी बाजार नियंत्रण के तरीके से। कोई व्यक्ति किसी वस्तु का संग्रह नहीं कर सकता था। दोआब के पदाधिकारियों को यह लिख करके देना पड़ता था कि किसी किसान को अनाज का संग्रह करने नहीं देंगे। मतलब पदाधिकारियों पे भी जिम्मेदारी थी कि उनको ये लिख करके देना होता था कि वो किसी किसान को अनाज का संग्रह नहीं करने देंगे।
व्यापारी भी अनाज या अन्य वस्तुओं का संग्रह करके अपने पास नहीं रखते थे। जो व्यापारी थे वो भी क्या था कि अनाज या अन्य वस्तुओं को संग्रह करके वो अपने पास नहीं रखते थे। उन्हें बाजार में मांग के अनुसार वस्तुओं की बिक्री करनी पड़ती थी, कि जैसा मांग होगा उस तरीके से वस्तुएं जो हैं उसको बेचना है। अकाल, अनावृष्टि या प्राकृतिक प्रकोप के अवसर पे अनाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुल्तान ने क्या किया, सरकारी अनाज भंडार की स्थापना की थी। कि मान लीजिए कि कभी अकाल हो गया, कभी अनावृष्टि हो गई, या सूखा पड़ गया, या प्रकृति का कोई प्रकोप हो गया, तो सभी को अनाज उपलब्ध हो सके, तो इसके लिए उसने सरकारी भंडार, अनाज भंडार की स्थापना की। इन अनाज भंडारों में पर्याप्त अनाज रखा जाता था, और जब कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आती थी तो वैसे में सरकारी गोदाम से अनाज निकाल करके जो ज़रूरतमंद लोग होते थे उनको एक सही कीमत पर, उचित मूल्य पर उनको दे दिया जाता था। कभी कभी यातायात की असुविधा और प्राकृतिक प्रकोप के परिणाम स्वरूप, मान लीजिए कभी कभी यातायात की असुविधा हो गई या प्राकृतिक परिणाम के परिणाम स्वरूप अनाज का संग्रह अगर नहीं हो पाता था, तो वैसे अवसर पे विशेष करके सरकारी अनाज भंडार से संग्रहित अनाज की बिक्री व्यापारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार, मतलब सरकार निर्धारित करती थी इतना मात्रा में व्यक्तियों के बीच में उपलब्ध कराई जाए इतना अनाज, तो ये सरकार डिसाइड करती थी, और व्यापारियों के द्वारा लोगों तक, ज़रूरतमंद तक वो अनाज जो था वो पहुंचा दिया जाता था। अकाल जब आती थी तो उस समय में बिहार में, माफ़ कीजिएगा, बाहर से आकर के लोग दिल्ली में बस जाते थे। मतलब बाहर से जब अगर मान लीजिए कहीं अकाल पड़ा तो वहाँ से लोग आकर के कहाँ बस जाते थे दोस्तों, तो दिल्ली में बस जाते थे। आबादी बढ़ने के कारण सुल्तान को राशन की व्यवस्था करनी, मान लीजिए आबादी बढ़ा तो ऐसे में सुल्तान को राशन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अभाव के अवसर पे प्रत्येक परिवार को प्रतिदिन आधा मन अनाज निर्धारित मूल्य पर दिया जाता था। उस समय में राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं थी दोस्तों, जनसंख्या की गणना भी नहीं की जाती थी, अतः ज़रूरतमंद को सुविधा के साथ अनाज बाजार में मिल जाता। राशन की व्यवस्था अलाउद्दीन के शासनकाल की एक अनोखी उपलब्धि थी। तो बाजार पर नियंत्रण, राशन की, सभी को राशन सही समय पे उपलब्ध हो जाएगा विशेष परिस्थिति में, और मुफ्त में लोगों को अनाज पहुंचे, तो इसके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी अलाउद्दीन खिलजी की। अनाज की तरह वस्तुओं का भी, वस्त्र कपड़े होते थे उसका मूल्य भी निर्धारित था, और वस्त्र बाजार का पृथक प्रबंध था। अलाउद्दीन ने प्रत्येक आवश्यक और जीवन उपयोगी वस्तुओं का मूल्य को क्या कर दिया था, निर्धारित कर दिया था, और इन वस्तुओं की बिक्री अलग अलग बाजारों में की जाती, जैसे घोड़ा हो गया, दास हो गए, जानवर हो गए, मिठाई हो गए, मसाला, फल, सब्जी, अस्त्र शस्त्र, जूता, ये सभी के अलग अलग बाजार थे। बाजार नियंत्रण का अर्थ, एक मिनट मैं देखूं, हाँ बस इतना ही है, थोड़ा और बचा हुआ है। बाजार नियंत्रण का अर्थ केवल अनाज का मूल्य निर्धारण करना नहीं था। ऐसा नहीं था कि इसका मतलब हो गया केवल बाजार का मूल्य निर्धारण करना, जबकि जब तक प्रत्येक वस्तु की कीमत निश्चित नहीं कर दी जाती थी तब तक बाजार नियंत्रण की कोई सार्थकता नहीं थी। अतः अनाज के साथ साथ सुल्तान ने सभी उपयोगी वस्तुओं के लिए सरकारी दर की सूची तैयार करवा दी, और वस्तुओं का मूल्य एक दूसरे से संबंधित होता था। अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए, दूध का दाम को निर्धारित कर दिया गया, मिठाई के मूल्य नहीं निर्धारित करना न्याय संगत नहीं होता। मान लीजिए दूध का मूल्य निर्धारित कर दिया गया और मिठाई का मूल्य नहीं निर्धारित किया गया, तो ये न्याय संगत नहीं होता ना। अतः छोटी बड़ी सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करके अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था को पूर्णता प्रदान की थी। बाजार नियंत्रण के नियमों का पालन करवाने और उस पर नियंत्रण रखने के लिए अलाउद्दीन ने दीवाने रियासत, शाहनाए मंडी और न्याय के लिए सराय अब्दुल नामक वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। वरीद मंडी, मुनियांस आदि अनेक अधीनस्थ अधिकारियों को भी आतंकित रखते थे, और वे स्वयं सुल्तान से आतंकित रहते थे, मतलब एक दूसरे पर सबका अधिकार था। अतः सुल्तान के नियमों का अक्षरशः, मतलब जिस तरीके से सुल्तान ने कहा है
उस तरीके से पालन करने में ही व्यापारी और अधिकारी वर्ग अपना कल्याण समझते थे। अलाउद्दीन ने दलालों का प्रभाव बाजार से समाप्त कर दिया था। दलाल क्रेता एवं विक्रेता दोनों के बीच माध्यम के रूप में भ्रम फैला करके अनुचित लाभ उठाते थे। दलाल बेईमानी, चालाकी, जुआबाजी आदि दुर्गुणों से के लिए विख्यात थे। अलाउद्दीन ने उनके प्रभाव और आतंक को समाप्त कर दिया। तो ये हो गया बाजार नियंत्रण। आपके पास प्रॉपर शब्द हो गए। अगर बाजार नियंत्रण से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो पिछली बार मोहम्मद बिन तुगलक की जो सिक्के उन्होंने चलवाए थे तो उससे क्वेश्चन पूछ दिया था। और प्रॉपर शब्द, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र थे उनके पास उस क्वेश्चन के आंसर के प्रॉपर शब्द नहीं थे, तो उनको लग रहा था कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन के अंक, मतलब 40 अंक के प्रश्न लिखे जाएंगे 800, 900, 1000 शब्दों में। तो मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पर उसको फुलफिल करने की। अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या है। तो अलाउद्दीन जो है वो बाजार नियंत्रण के नियमों का पालन कठोरता के साथ करता था और अलाउद्दीन के शासनकाल में मूल्य में स्थिरता रही और वस्तुओं की कीमत घटती बढ़ती नहीं थी। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण को सफल बनाने में ईमानदार पदाधिकारी भी महत्वपूर्ण योगदान उनका भी रहा है। अलाउद्दीन आर्थिक सुधारों के नियमों को जारी करने में सफल रहा, लेकिन अलाउद्दीन की जैसे ही मृत्यु हुई उसके साथ ही बाजार नियंत्रण की व्यवस्था भी समाप्त हो गई। अतः आर्थिक सुधार की योजना अलाउद्दीन के दिमाग की उपज थी और उसका आर्थिक सुधार अलाउद्दीन के आगे आने वाले शासकों के लिए अग्रदूत का काम किया था। तो ये आज के प्रश्न का उत्तर हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आंसर अच्छा लगा होगा। आप हो सकते हैं इससे भी अच्छे आंसर करो और मैं आप कोशिश करिए कि अपने शब्दों में इसको लिखने का और भी बेहतरीन तरीके से लिखने का। कल भी हम लोग अलाउद्दीन खिलजी से एक प्रश्न लेंगे और ये प्रश्न होगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए सैन्य सुधारों पर प्रकाश डालिए। इनके शासनकाल में जो सैन्य सुधार हुए इस पर प्रकाश डालना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।